हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 30 मई लास्ट डेट हो गई है एग्ज़ाम फॉर्म को भरने की। और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है प्लीज़ आप लोग भर लीजिए, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का दो ही जो है मैंने वीडियो अपलोड किया था। अभी ये तीसरा वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन को और क्वेश्चन का सही आंसर हम कैसे लेकर आते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारे ऑप्शंस में आंसर टिक किए हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है सारे अरेंज किए हुए हैं, तो इससे कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ज़रूरी नहीं कि उसने सही आंसर टिक किया होगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, which characteristics of a child should a teacher encourage most for his intellectual development? विद्यार्थी के बौद्धिक विकास के लिए अध्यापक को उसके किस गुण को सर्वाधिक प्रोत्साहन देना चाहिए? फर्स्ट है जिज्ञासा, दूसरा दया, तीसरा ईमानदारी, चौथा कठिन परिश्रम। ठीक है, दया, ईमानदारी, कठिन परिश्रम तो है ही, है ना। लेकिन यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो होगा क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, विच मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन? बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी, उत्तम होगी? फर्स्ट ऑप्शन है बड़े समूहों में पढ़ाना, दूसरा एकल रूप में पढ़ाना, थर्ड छोटे समूहों में पढ़ाना, फोर्थ खेल खेलने में पढ़ाना। शायद आप लोग आंसर पहचान गए होंगे कि बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को जब खेल खेल के द्वारा पढ़ाया जाता है तो वो ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, ये 2017 में बीएससी बीएड का क्वेश्चन पेपर है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, अ ह्यूमन टीचर शुड नेसेसरीली हैव, किसी सहृदय अध्यापक के लिए आवश्यक है। विषय वस्तु पर अधिकार, दूसरा कुशल संप्रेषण सामर्थ्य, थर्ड नेतृत्व के गुण, फोर्थ सहानुभूति। है ना, कंटेंट मास्टरी, गुड कम्युनिकेशन एबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटीज, कंपैशन, सहानुभूति। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा है जो सारी एबिलिटी को इनवाइब करता है। इनवाइब मतलब उसके अंदर वो चीज़ होती ही होती है। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन एबिलिटी, अगर टीचर के अंदर गुड कम्युनिकेशन एबिलिटी है तो सारी तो हो ही जाती हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इंक्लूसिव एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद, समावेशी शिक्षा संबंधित है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी क्लास जिसमें कोई बच्चा अगर दृष्टिबाधित है या उसके अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या वो आँखों से या कान से या बोलने में असमर्थ हो, ठीक है, तो उन बच्चों को सभी नॉर्मल सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना, यही इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद, है ना। फर्स्ट ऑप्शन पाठ्यचर्या में सभी के विषयों का समावेशन, दूसरा किसी प्रकार की असमर्थता या असुविधा के बिना शिक्षा की व्यवस्था, तीसरा बहुकक्षीय समूहीकरण, फोर्थ टिकाऊ शिक्षा। ओके, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है बहुकक्षीय समूहीकरण। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी बच्चे के लिए बाएं हाथ से लिखना, लेफ्ट हैंड साइड से लिखना आसान है तो उसके बारे में कौन सा क्रम उचित रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन बाएं हाथ के प्रयोग को निरुत्साहित करना, मतलब उसको मना करना, ठीक है, डिमोटिवेट करना, बाएं हाथ से अगर वो लिखता है तो लेफ्ट हैंड से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन
राइट हैंड साइड से लिखने के लिए मोटिवेट करेंगे। थर्ड, अपने बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए अनुमति दे देंगे। फोर्थ, चिकित्सकीय परामर्श लेने के लिए सलाह देंगे। ठीक है, तो अब भाई बाएं हाथ से लिखना कोई बुरी बात नहीं है अगर वो नेचुरली लेफ्ट हैंडेड है। हम लोग क्रिकेट में भी देखते हैं कई बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड होते हैं, कुछ राइट हैंडेड होते हैं। तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि लेफ्ट हैंडेड जो बैट्समैन है वो 6 और 4 या फिर टीम को जिता नहीं सकता? ठीक है, तो यहाँ पर जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा थर्ड, वो जिससे भी लिखना चाहे वो लिख सकता है ना। अगर वो बाएं से लिखता है, लेफ्ट हैंडेड है, तो वो उसको उसमें ही लिखने की अनुमति हम दे देंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, इन मेजोरिटी ऑफ केसेस स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक अ टीचर बिकॉज। ज़्यादातर मामलों में विद्यार्थी ऐसे अध्यापक को नहीं चाहते। फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें विषय का ज्ञान कम हो। दूसरा, जो विद्यार्थियों के प्रति अन्याय करता हो और पक्षपाती हो। थर्ड, जो नाराज़ हो जाता हो। फोर्थ, जो ज़्यादा गृह कार्य देता हो। ठीक है, तो नेचुरली हम देखें, बी प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकली हम बात करें तो इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। ठीक है, कि क्लास में अगर कोई टीचर है, मे बी वो अच्छे पढ़ाते हों, ठीक है, बट उनके अंदर मोरल वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, बच्चों के साथ अन्याय करते हों और पक्षपात करते हों। ठीक है, कि गलत जजमेंट कर दिया। ठीक है, तो वो बच्चों को पसंद बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है ना, बट मैं इसको आप लोगों को बता देता हूँ। एक आरंभिक अध्यापक को इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब कोई टीचर नया नया रिक्रूट हुआ है या कैरियर की जस्ट स्टार्टिंग हुई है ना, जैसे आप लोगों की होगी। तो फॉर अ बिगिनिंग टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? सब्जेक्ट का नॉलेज जो वो पढ़ाने वाले हैं। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स। थर्ड, स्टूडेंट्स बिहेवियर इन द क्लासरूम। फोर्थ, अवेलेबिलिटी लर्निंग रिसोर्सेज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ो, बाकी जो तीन हैं नीचे वाले उनको आप ध्यान से देखो। बच्चे के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। दूसरा, कक्षा में विद्यार्थी का व्यवहार जो भी हो। ठीक है। फोर्थ, सीखने के साधनों की उपलब्धता, सारे लर्निंग रिसोर्सेस हैं। हम आईसीटी की बात करें, प्रोजेक्टर है, सब कुछ टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से सपोर्ट है। लेकिन अगर टीचर में सब्जेक्ट नॉलेज सही नहीं है तो ये बाकी चीज़ें व्यर्थ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, आरटीई को किस वर्ष में कानून बनाया गया? आरटीई वॉज इनेक्टेड इन, है ना। तो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है ना। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। 4 से 5 क्वेश्चन या मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। 3 क्वेश्चन मतलब 6 मार्क्स, है ना। और पॉइंट के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जो आरटीई एक्ट लागू हुआ था वो हुआ था 2009 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, आपकी कक्षा में यदि कुछ विद्यार्थी आपके पढ़ाने के तरीके को या आप जो पढ़ा रहे हैं समझने में बहुत परेशानी फेस करते हैं या समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन, धीमी गति से बोलेंगे। दूसरा, विद्यार्थियों के माता पिता को सूचित करेंगे। तीसरा, उनकी अनदेखी करेंगे। फोर्थ, इसके कारण का विश्लेषण करेंगे।
मतलब इसके कारण को जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ कमी मेरे अंदर तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे बोलना, तेज बोलना, ठीक है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। 3 ऑप्शन को आप देखिएगा। ठीक है, 4th ऑप्शन इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो 4th इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड बिगिंस एट। ठीक है, बच्चे का समाजीकरण कहाँ से स्टार्ट होता है? समाजीकरण मतलब सोसाइटी हम सभी लोगों से मिलकर के बनती है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही कास्ट के लोग समाज के लोग कहलाते हैं। ठीक है, तो समाज में किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कैसे लोगों से बातें करना है ना, कैसे अपने से बड़ों को, छोटों को, और हमारे क्या दायित्व होते हैं समाज के प्रति, ये सब का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी स्कूल, सेकंड किंडरगार्टन, थर्ड हाई स्कूल, फोर्थ होम, घर से। ठीक है, तो घर से ही बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 4th ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट अंडर। भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा को शामिल किया गया है। फर्स्ट सेंट्रल लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट, थर्ड डिस्ट्रिक्ट लिस्ट, फोर्थ कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती अनुसूची में। ठीक है, तो ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा 4th ऑप्शन, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती अनुसूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षण में मूर्त वस्तुओं के उपयोग का प्रमुख उद्देश्य है। तो 2 चीज़ें होती है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। जब आप बीएड करेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। कॉन्क्रीट मतलब होता है कि आप बच्चों को करके दिखाते हैं, है ना, कि ये चीज़ अगर ये कोई चीज़ है जिसको हम कुछ बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं वो रीज़न भी हम बताते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे बात आती है एब्स्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्क्रीट का अपोजिट है ना, तो अगर कोई बोले कि यार 1 को ऐसा क्यों बनाते हैं या 2 को ऐसा क्यों बनाते हैं, ठीक है, तो इसका कोई आंसर नहीं है। सिंबल डिसाइड किया गया है, ये होता है, अटल सत्य है, इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई बोले कि यार चांद गोल क्यों, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, इनका कोई आंसर नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट में आता है, कॉन्क्रीट की बात हो रही है। ठीक है, तो द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स इन टीचिंग इज टू, है ना, मतलब बच्चों को प्रैक्टिकली एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाना। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है क्या होगा? सीखने में रुचि जागृत करना, दूसरा कार्य निष्पादन कौशलों का विकास करना, डेवलप परफॉर्मेंस स्किल्स, थर्ड प्रोवाइड फिजिकल रिप्रेजेंटेशन टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, फोर्थ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे सीखने में रुचि जागृत करना, दिस इज अ राइट आंसर। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, कक्षा में एक सफल सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए किसी अध्यापक को जानना आवश्यक है। फर्स्ट विद्यार्थियों का व्यक्तित्व, सेकंड विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियाँ, थर्ड व्यवहार का विज्ञान, और फोर्थ उपयुक्त सभी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिए, है ना। पहले तीनों को देखिए। बच्चों की अगर पर्सनैलिटी पता है कि इसकी लर्निंग स्टाइल क्या है और इसकी नीड क्या है, ठीक है, तो टीचर जो है अच्छे से एक आउटकम ला सकता है बच्चों की तरफ से। सेकंड, विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियाँ, अगर सब्जेक्ट मैटर और मेथड ऑफ टीचिंग अच्छी है, चाइल्ड सेंटर्ड, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट विल बी वेरी गुड और टीचर भी एक सफल अध्यापक बनेगा। ठीक है। थर्ड, व्यवहार का विज्ञान मतलब
जब आप लोग बीएड करोगे, है ना, तो ज़्यादातर टाइम आप लोगों को साइकोलॉजी ही पढ़ने को मिलेगी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें व्यवहार का विज्ञान साइकोलॉजी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अगर एक टीचर में साइकोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान है, ठीक है, तो एक सफल टीचर वो बन सकता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में किसी विषय के बारे में पूछता है और अध्यापक होने के नाते उस विषय का ज्ञान आपको नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन देख लीजिए। प्रश्न की उपेक्षा करेंगे, मतलब बुराई करेंगे, क्वेश्चन गलत है ये वो। सेकंड, उससे कक्षा के बाहर मिलने के लिए कहेंगे। तीसरा, कहेंगे कि उत्तर ढूंढकर कल बताऊंगा। फोर्थ, उसे कहेंगे कि वह स्वयं उत्तर ढूंढे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, बुराई करना तो बुरी बात है। दूसरा, कक्षा के बाहर मिलने के लिए कहेंगे, ये भी अजीबोगरीब है। थर्ड, कि उत्तर को ढूंढ करके कल बताऊंगा, ये थोड़ा सही लग रहा है। और फोर्थ, उसे कहेंगे कि वह स्वयं उत्तर ढूंढे, है ना। तो ये अगर वो खुद आंसर ढूंढेगा तो मे बी वो गलत भी हो सकता है, बट अगर वो क्वेश्चन थोड़ा सीरियस है या फिर बच्चे को सच में नहीं बन रहा है और हमें भी नहीं बन रहा है एज अ टीचर, तो हम बोलेंगे कि कल मैं आपको इसका अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढकर बताऊंगा। तो थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 34। क्लास में कोई एक बच्चा है जो बहुत ही अनुचित गलत व्यवहार करता है ना, बाकी बच्चों को पढ़ने में परेशानी उत्पन्न करता है। तो पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो, है ना, तो ऐसा इस सिचुएशन के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन, नाम मात्र का जुर्माना लगाना, मतलब उस पर फाइन लगा देना, है ना। लेकिन फाइन लगाने से क्या होगा? वो अपने पैसे तो देगा नहीं, वो पैसे देगा अपने माँ बाप के, और इजीली मम्मी पापा से उसको पैसे शायद मिल जाएं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन सेकंड, अशाब्दिक चेष्टाओं का उपयोग करना, यूज़ ऑफ नॉन वर्बल जेस्चर्स। थर्ड, परेशानी पैदा कर सकने वाले विद्यार्थियों को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से अलग करना। थर्ड ऑप्शन हो गया, है ना। फोर्थ ऑप्शन, परेशानी पैदा करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा के बाकी समय में कक्षा से बाहर करना। ऐसे में तो उन बच्चों का नुकसान होता ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है यूज़ ऑफ नॉन वर्बल जेस्चर्स। फर्स्ट स्टेप यही होगा, बच्चे को नॉन वर्बल जेस्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नॉन वर्बल जेस्चर्स मतलब जिसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता, इशारों से बात किया जाता है। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर उसके बाद भी बच्चा नहीं समझता है तो मे बी दूसरे ऑप्शन की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा यूज़ ऑफ नॉन वर्बल जेस्चर्स। ओके, आई होप आप लोगों को ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन, सही आंसर की तरफ हम कैसे बढ़ते हैं, ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस का डिस्कशन पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप लोगों के सजेशन का स्वागत है, और जितने लोगों को आप इस वीडियो को शेयर कर सके कीजिएगा। थैंक यू।